Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. So in today's session, I'm going to continue the session of international economics, ठीक है, जिसमें हम लोग पॉल क्रुगमैन जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी रीडिंग है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल दैट इज द रिकार्डन मॉडल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है रिकार्डन मॉडल। उसका जनरल नाम है लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो ये एक जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका कौन सा चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। तो एक्चुअली रिकार्डन मॉडल जो है हम मान के चलते हैं कि दैट इज बेसिकली the oldest theory or you can say that the old trade theory। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी थ्योरीज आई हैं ये ओल्ड ट्रेड थ्योरीज का पार्ट है रिकार्डन मॉडल। ठीक है, आपके तो सर ओल्ड ओल्ड ट्रेड थ्योरी का मतलब हो जाता है क्या क्या, दैट इज एक तो यहाँ पे जैसे मान लो नियो क्लासिकल थ्योरी अप्लाई होगी। नियो क्लासिकल थ्योरी का मीनिंग जानते हो, वो इकोनॉमिक्स जो जिनके व्यूज 100% प्योर क्लासिकल्स की तरफ नहीं थे, जिनके व्यूज 100% जैसे मिल्टन फ्रीडमैन या डेविड रिकार्डो, ये जो इकोनॉमिक्स जिनका नाम है डेविड रिकार्डो, इनके व्यूज प्योर क्लासिकल्स के नहीं थे, या आप कह सकते हो प्योर एडम स्मिथ के व्यूज नहीं थे। 100% थोड़े बहुत चेंजेस थे, इसलिए हम इसको नियो क्लासिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो मार्केट ये लोग फॉलो करते दैट इज द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि अगर ये क्लासिकल्स हैं तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी तुम अजम्पशंस लेकर चलोगे, जैसे हमारी एक अजम्पशन होती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो वो नियो क्लासिकल वाली हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी चीजें आएंगी सारी यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो रिकार्डन मॉडल ये वाला है। अब इसके बाद में जैसे मैंने बोला ये हो गया ओल्ड ट्रेड थ्योरी, उसी तरीके से एक थ्योरी और होती है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। अब मॉडर्न ट्रेड थ्योरी के अंदर बेसिकली हमारा न्यू ट्रेड पैटर्न्स न्यू ट्रेड थ्योरीज आएंगी। जैसे यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है तो मॉडर्न ट्रेड थ्योरी के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन आएगा, उसमें भी आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोग अभी सीखेंगे, तो अभी आप अपने माइंड में रखना चीजों को कि बहुत सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे नहीं अभी नहीं करना है, क्योंकि सारी थ्योरी मैं आपको लिखवाऊंगा अच्छे से। अच्छा, मेरा पढ़ाने का पैटर्न आपको पता है कि मैं पढ़ाता जाऊंगा, मैं डिक्टेट भी करूंगा, मतलब बोलूंगा भी कि क्या हो रहा है, और मैं उसको लिखूंगा भी। जैसे कुछ टीचर्स होते सिर्फ डिक्टेट करते लिखते नहीं है, मैं लिखूंगा भी, आपको साथ साथ नोट्स बनाऊंगा। क्लास के बाद आपको ये पता हो कि आपने क्या पढ़ा है आज, और फिर आपका काम क्या होगा, जैसे एक सेशन होगा फिर उस सेशन के सारे नोट्स को उसी टाइम आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक पैटर्न है पढ़ने का, वो आप फॉलो करिएगा। तो सबसे मेन जो बात यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी डिस्कशन पे, दैट इज कि वाई कंट्रीज ट्रेड, मतलब कोई भी कंट्री वर्ल्ड की क्यों ट्रेड करती है। देखिए ऐसा होता है, जैसे ये क्वेश्चन की फॉर्म में आप रखिएगा दैट वाई कंट्रीज ट्रेड। ठीक है, क्यों कोई भी कंट्री ट्रेड करती है। अब ये बात मान के चले, अगर एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में इसके पेन का इंक थोड़ा सा है, ओके, पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए दो कंट्रीज है, तो क्या गारंटी है कि वो दोनों कंट्रीज 100% सेम है। ऑब्वियसली बात है उन दोनों कंट्रीज में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो अभी बोलते हैं ठीक है, मान लीजिए एक पूरा एक वर्ल्ड है और उस वर्ल्ड के अंदर दो कंट्रीज है, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। ठीक है, कंट्री और कंट्री बी में बहुत क्लियर सी बात है, हो सकता है कि 100% इक्वालिटी ना हो। इक्वालिटी मतलब ये कंट्री वो कंट्री सेम ना हो, एक होता है सिमिलर होना, एक होता है सेम होना। हम तो कह रहे हैं सेम ही नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि कंट्रीज डिफरेंसेस ने, ठीक है, डिफरेंसेस इन कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन नेशंस, ये एक पहला रीजन हो सकता है कि जो भी नेशन है उनके बीच में डिफरेंसेस है। किस प्रकार के डिफरेंसेस हमें पता है डिफरेंसेस। अच्छा, पहले सुनते रहना फिर लिखवाऊंगा भी आपको मैं अच्छे फॉर्मेट में। ठीक है, हमें पता है रिसोर्सेज के बेसिस पे हो सकता है डिफरेंस, है ना। रिसोर्सेज मीनिंग ये मान लीजिए इंडिया है, अब इंडिया के अंदर एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, लेबर ज्यादा है। अमेरिका अमेरिका के पास पैसे ज्यादा है, तो इंडिया जो है वो उसमें लेबर रिसोर्स ज्यादा हो गई, और अमेरिका जो हो गई वो कैपिटल ज्यादा हो गई वहां पे। एक तो ये भी चीज हो सकती है डिफरेंसेस में। और दूसरा दूसरे और भी एग्जांपल जैसे टेक्नोलॉजी,
एक कंट्री में ज्यादा है, एक कंट्री में कम है, ठीक है। या आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी, या और भी रीजन हो सकते हैं जिनके बेसिस पे, जैसे रिसोर्स हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, जिनके बेसिस पे तुम कह सकते हो कि दो कंट्री अलग अलग हैं। या एक रीजन और भी आप कह सकते हो, जनरली दी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब जैसा हमको पता है, हम सबको पता है कि जो चाइना है या जापान है, चलो, कितने प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है वहां पे, है ना। इतना सा है, बहुत छोटा है ऐसा एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, और बहुत कम लोग हैं, और क्या मतलब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो प्रोडक्टिविटी। तो एक तो रीजन ये वाला हो जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ऐसा होता है कभी कभी कि एक कंट्री जो होता है वो अगर कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना इजी है, और कह सकते हो ज्यादा प्रोड्यूस करना आसान है, ठीक है। ज्यादा प्रोड्यूस करना आसान है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि बहुत सारी गुड्स की प्रोडक्शन होती है, जैसे कंट्री वाइज ही बात करूं तो वो जरूरी नहीं है कि जहां पे बिक रहा है वहीं उसकी फैक्ट्री लगी हुई है ना। नहीं, नहीं, वो अलग जगह भी हो सकती है, रिसोर्स रीजन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है रीजन, प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, लॉट ऑफ रीजन। तो इसको इकोनॉमिक स्केल का मतलब होता है एज यू इंक्रीज द प्रोडक्शन योर एवरेज कॉस्ट और पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिड्यूस, ठीक है। सो दे आर द बेसिक बेसिक डिफरेंसेस। तो अब ये तो मैंने इस तरीके से लिखवाया है। अब मैं आपको ना इसको थोड़ा फॉर्मल वे में लिखवाता हूँ, इसको हटा के बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। नोट्स मेकिंग करते हैं, ठीक है। इतने बात समझ में आ गई आपको। तो मेरे साथ आप लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना, दैट कंट्रीज इंगेज, लिखिएगा, कंट्रीज इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर टू मेन रीजन। नंबर वन, दैट differences between nations, है ना। जिस जनरली डिफरेंसेस में आप कह सकते हो डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी, एक रीजन होता है। अब मान लीजिए हमें कोई मशीन चाहिए तो हम इंडिया ना बना के बाहर से इंपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दूसरा हो सकता है रिसोर्सेज, एक और हो सकता है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक रीजन जिनके बेसिस पे, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि कंट्रीज में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, नेशंस में डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी एक रीजन हो जाता है। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब हो जाता है कि जैसे कुछ कंट्रीज क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में उनकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्केल का मतलब होता है लार्ज प्रोडक्शन एट लोवेस्ट कॉस्ट। तो ये भी रीजन होता है कि कोई भी कंट्री से ट्रेड करती है, मतलब कि तुम बस प्रोड्यूस कर दो, हमें दे दो, क्योंकि अगर ये चीज हम खुद बनाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, ठीक है। हम ये खुद बनाएंगे, जैसे एग्जांपल, पिज्जा हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, बर्गर हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, चलो टेस्ट इग्नोर करते हैं ना, बना सकते हैं, बात भी बनाने की है, पर फिर भी नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि जो चीजें वो लोग पिज्जा उस टाइमिंग में हमें दे रहे होते हैं उसमें डाल के इस्तेमाल करके, अगर हम घर पे बनाएंगे तो हमें फायदा तब होगा जब हम घर पे नंबर ऑफ पिज्जा ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब हम लोग ज्यादा पिज्जा बनाएंगे तो फायदा है। एक एक दो पिज्जा बनाने में हमें नुकसान होगा, क्योंकि जो चीज हम लेकर आएंगे वो पता नहीं फिर आगे कब इस्तेमाल होगी, तो नुकसान है। इसलिए बेहतर लोग सोचते हैं कि बाहर से खाएं, ठीक है। तो एक ये आप लोग अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो दीज आर द टू मेन रीजन, बिकॉज सो दैट के कंट्रीज जो होती हैं आपस में ट्रेड इन्वॉल्व, मतलब बिकॉज ये कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं। अब हमें एक एक टर्म आपने यहाँ पे देखा है, दैट इज, देखो दो चीजें देखी, एक है यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी हम लोग अभी देखो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्केल का आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं,
आज से हम लोग यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, वो भी लेबर की। और एक चीज हम यहाँ पर टर्म समझेंगे, दैट कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए, ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसका एक माइनर पार्ट ये होता है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स के लिए एक वास्ट टॉपिक है, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो वो लोएस्ट कॉस्ट मिल जाती है कभी कभी। तो इसी चीज को आप यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के नाम से भी डिनोट करते हो, जानते हो। इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को अच्छे से। तो अगर कोई पूछे व्हाट अबाउट द कोड, बेसिकली हेडिंग है हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज। कई लोग इसको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज, रीडिंग में या बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज एडवांटेज लिखा है, अदरवाइज कॉस्ट एडवांटेज भी होता है। अब पॉइंट ये है कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मीनिंग है कि अगर कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट दो कंट्रीज में बन सकता है, तो हमें ये देखना है कि दोनों में से किस कंट्री में उसको प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं, दैट रिकार्डियन मॉडल स्टडी कर रहे हैं, ये मॉडल इसी चीज के लिए ही है। और जो रिकार्डियन मॉडल है, अभी वैसे मैं आगे चल के और डिटेल डिस्कस करूंगा, बट दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन टू इंटू वन मॉडल, ठीक है। टू इंटू वन मॉडल। और रिकार्डियन मॉडल मतलब डेविड रिकार्डो, ओके। डेविड रिकार्डो ये इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ये सब बातें शुरू करी। तो जब आप कहते हो ना कंपैरेटिव एडवांटेज, तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है दैट इफ यू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड एट लोएस्ट अपॉर्चुनिटी, लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। अंडरलाइन वैसे अपने हिसाब से अंडरलाइन करके रखना, मैंने तो यहाँ पे समझाया आपको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग, मान लीजिए आप अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक सब्जेक्ट, मान लो एक सब्जेक्ट है कोई एक्स सब्जेक्ट। अब आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड या इकोनॉमिक्स छोड़ के उसे पढ़ते हो, तो इसको नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर इसको नहीं पढ़ रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लग रही है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी देखना ये है कि मान लीजिए आपका पेपर है इस सब्जेक्ट का और आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसका एग्जाम नहीं है। मतलब मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो शायद उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बट अभी आपका पेपर की रिक्वायरमेंट, पढ़ाई पढ़ने की रिक्वायरमेंट है पेपर के लिए। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो जाएगी कि आप पेपर की पढ़ाई छोड़ के अपना टाइम कहीं और लगा रहे हो। तो मैं ये भी नहीं कहता कि घूमना फिरना गलत है, वो भी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, लेकिन अभी वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग आप अलग सिस्टम से समझ गए हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक ये चीज अपने माइंड में रखना, ओके। ओके, एक बेसिक डेफिनेशन अपने माइंड में रखना, दैट अ कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग a good if it if it can produce, if it can produce it at a lower opportunity cost than other कंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। even if a country even if a country is more productive, is more
productive in all productive in all goods, trade can be still trade can still be beneficial due to comparative advantage। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स का ही फीडबैक है सर कि सर आपका जो पैटर्न है ये, जैसे पैटर्न ये है कि आप डिक्टेट के साथ साथ लिखते भी हो, बातें भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये बेटर लगता है हमें, ठीक है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे चल के बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इसके बारे में बात करी है, ठीक है। रिकार्डन मॉडल की बात कर रहे हैं। रिकार्डन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लो। रिकार्डन ओल्ड थ्योरी होती है, ओल्ड ट्रेड थ्योरी। रिकार्डन मॉडल जो है ट्रेडिशनल थ्योरी जिसे आप कहते हो, नियो क्लासिकल, NEO, नियो क्लासिकल बेस्ड थ्योरी है ये। इसका मतलब 100% प्योर क्लासिकल नहीं है, कुछ कुछ माइनर माइनर डिफरेंसेस है जो आप फॉलो करो। जैसे प्योर क्लासिकल के अंदर तो ओपन इकोनॉमी थी ही नहीं, या वो लोग मना ही करते थे, क्लोज इकोनॉमी उनके अजम्पशन का पार्ट होता था। बट यहाँ पे डेविड रिकार्डो ने ओपन इकोनॉमी वाला कंसेप्ट रखा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, लेटर सपोज अगर एग्जाम में कोई पूछ ले तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। so international trade is basically why trade happen, because in the world countries countries are countries are not 100% same in nature, or you can say that there is a differences in the resources, technology and productivity, and sometimes there is a comparative advantage to import some goods, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। नाउ अब जो हम अपना कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपैरेटिव एडवांटेज, यही टॉपिक हमारा अभी चलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे रिकार्डियन मॉडल, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्लियर होगी आपको। अब हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज, लिखिएगा मेरे साथ में, हेडिंग रिकार्डियन मॉडल, ओके, रिकार्डियन मॉडल। देखिए रिकार्डियन मॉडल वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाम है डेविड रिकार्डो, ठीक है, नाम है डेविड रिकार्डो। एंड अराउंड 19th सेंचुरी की बात है, ज्यादा डिटेल हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है। 19th सेंचुरी की बात है ये। एंड इन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इनका रहा कि इन्होंने मेनली जो फोकस रखा है वो लेबर प्रोडक्टिविटी पे रखा है, ठीक है। इनका मानना ये है कि जो कंट्रीज में मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि जैसे लेबर वो हर चीज में अच्छी, जैसे मैं हूँ, आई एम वेरी गुड इन इन इकोनॉमिक्स, बट आई एम नॉट 100% वेरी गुड इन लेट सपोज फिजिक्स, जबकि मैं एक साइंस स्ट्रीम से हूँ, ठीक है। IIT किया है, बट बहुत नंबर ऑफ ईयर से, बहुत सालों से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा वो साइंस वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो गया और मेरी एफिशिएंसी भी कम हो गई है, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्टिविटी अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो बेकार है, बट इकोनॉमिक्स में देखोगे तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं, मुझे बस इकोनॉमिक्स में एक हेडिंग बता दो, मैं उस पर अपना 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, है ना। हेडिंग बता दो, 2 घंटे में लेक्चर दे सकता हूँ। वो बात लगे कि अब वो 2 घंटे के लेक्चर का जमाना नहीं है, कंटेंट चाहिए होता है आपको, ठीक है। ठीक है, तो वो पॉइंट है प्रोडक्टिविटी का मतलब। तो लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एक ये इम्पोर्टेंट जो है माइंड में आप रखिएगा। अब कुछ इसमें अजम्पशंस भी हैं, हमें पता है कि अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 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 एक अजम्पशन मतलब है तो बहुत सारी होती है अजम्पशन, बट दो मेन अजम्पशंस हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ओनली टू मेन अजम्पशंस। जैसे सबसे पहले अजम्पशन हम लोग रखेंगे दैट वन फैक्टर प्रोडक्शन। मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। दैट इज द लेबर, ठीक है। दूसरी अजम्पशन है हमारे पास में इधर, दैट इज टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस डिटरमाइन प्रोडक्टिविटी। जो भी हम लोग मान के चलेंगे
अगर हम कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी, तो टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस डेटरमाइन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मतलब इनिशियली तो सेम लगते हैं, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, बट आफ्टर सम टाइम दोनों में बदलाव आ जाता है, ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में। चलिए बताओ, यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से, बढ़िया से। देखिए एक्चुअली मैंने ना आपको जो मॉडल बताना चाहता हूँ, तो जो मॉडल है ना वो टू इंटू वन मॉडल है। अब टू इंटू वन मॉडल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ये वाला जो टू है, दिस वन टू इज बेसिकली सजेस्ट दैट टू कंट्रीज, ये वाला जो टू है ये बताता है टू कमोडिटीज। जैसे टू कंट्रीज बोला था मैंने, तो एक कंट्री बोल दो ए, एक कंट्री बोल दो बी। और अच्छा, ए और बी का मतलब भी ऐसा हो जाता है कि जो ए होगी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसे हम होम बोलेंगे, बी को हम फॉरेन बोलेंगे। और होम और फॉरेन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई भी कमोडिटी को हमें फॉरेन कंट्री बोलना है, तो उसके उसके हमें उसके ऊपर स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। और जब दो दो कमोडिटीज की बात करते हो, तो यहाँ पर कमोडिटी, अगर जनरलाइज्ड बात करूं तो एक्स और वाई कम्युनिटी होती है। लेकिन अगर जो कि हम पॉल क्रूगमैन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ गुड्स के नाम लिए हैं। तो मैं बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे एक्स है, इसको आप चीज एग्जांपल ले सकते हो, जो वाई है इसे आप वाइन एग्जांपल ले सकते हो, चीज एंड वाइन। समझ रहे हो मेरी बात? जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल हमेशा कंफर्म रहे, इनमें चेंजेस आ सकती है एग्जाम्पल्स में, ओके। और ये जो वन मैंने यहाँ पे रखा, दैट इज द लेबर। ओके विद इट गाइस, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना, तो इसको आप जल्दी से नोट कर, ठीक है। तो मॉडल को आप समझ लो, एक बार और देख लेते हैं मॉडल को हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जो रिकार्डन मॉडल होता है, वो टू इंटू वन मॉडल के सेंस में एक्सप्लेन होता है। ये वाला जो टू है, ये कंट्रीज को डिनोट कर रहा है, मतलब दो कंट्रीज, कंट्रीज को आप ए और बी बोल दो, या होम एंड फॉरेन बोल दो, ओके विद इट। जो ये वाला टू है, वो कमोडिटीज की बात कर रहा है, टू कमोडिटीज। अब जनरली बहुत जगह एक्स वाई लिखा होगा, बहुत प्लेसेस पे कुछ और लिखा हो सकता है, और हम अगर पॉल क्रूगमैन की बात करते हैं, तो वहां पे चीज एंड वाइन लिखा हुआ होगा। और ये जो वन है, ये लेबर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आप इस चीज को आप अपने माइंड में रखना। अब देखो, ये जो वन यानी सिंगल इनपुट, क्योंकि लेबर है ना, वी हमने यहाँ पे अजम्पशन क्या लेना है, देयर इज ओनली सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द लेबर। हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन बेसिकली यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तुम ये समझो, जैसे मैंने बोला दो कंट्री है, होम एंड फॉरेन, है ना। दोनों कंट्री में चीज और वाइन बन रहा है, ओके। दोनों कंट्रीज में लेबर जो है कॉमन इनपुट है। अब कंसेप्ट ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि होम के अंदर लेबर चीज भी बहुत अच्छा बना सकती होगी और वाइन भी बहुत अच्छा बना सकती होगी, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। या फिर फॉरेन कंट्री में वो जो सिंगल लेबर है, उसकी चीज में भी प्रोडक्टिविटी हाई होगी और वाइन में भी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ये भी गलत है, ये भी ट्रू नहीं है। तो ट्रू क्या बात है कि होम में इनमें से कोई एक कमोडिटी के लिए जो लेबर हाईली प्रोडक्टिव होगी, फॉरेन में शायद, इसके लिए शायद कह रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई भी यहाँ पे हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आती है? ओके, तो अब हम जो एक्चुअली मॉडल अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मॉडल का नाम है दैट वन फैक्टर इकोनॉमी, ठीक है। हम जो मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे वैसे तो वो रिकार्डन मॉडल, बट आप इसको एक हेडिंग के तौर पे लिखिएगा, दैट इज वन फैक्टर इकोनॉमी। ये कंटिन्यू लिख कर लेते हैं हम इसको, वन फैक्टर इकोनॉमी, ओके। ये टॉपिक सेम है, बस फर्क क्या है कि आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल नेम से कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो वन फैक्टर इकोनॉमी में जैसे कि तुमने देख लिया है, ये हमारे पास फैक्टर के नाम पे सिर्फ लेबर है, ठीक है। क्या है बेटा, हमारे पास फैक्टर के नाम पे लेबर है। अब एक यहाँ पे टर्म समझिएगा, जैसे किसी भी कमोडिटी को बनाने में अगर हम ये कहते हैं कि वहां पे प्रोडक्टिविटी हाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे लोअर लेबर यूनिट रिक्वायरमेंट है, मतलब
तुम्हें समझो कि अगर हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी टर्म यूज कर रहे हैं, इफ यू यूज द टर्म प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होगा दैट लोअर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो लेबर की यूनिट जो लेबर है वो उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी अगर हम कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कंपेयर दूसरे कंट्री की लेबर प्रोडक्ट लेबर यूनिट रिक्वायरमेंट से। ठीक है, अब इसको तुम थोड़ा सा ऐसे समझना, मैं आपको एक मॉडलिंग क्लियर करता हूँ, थोड़ी सी क्लियर करता हूँ मॉडलिंग। जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं, जैसे एक तो चीज ये थी, जैसे मैंने बोल रहा था हमारे पास जो मॉडल था, मॉडल फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 into 2 into 1 मॉडल। ठीक है, मतलब ये वाला चीज 2 into 2 into 1 मॉडल, और हम लोग यहाँ पे चीज की बात कर रहे हैं, वाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखने का तरीका समझिएगा। जब मैं लिखता हूँ ALC, वेन एवर वी राइट ALC, ठीक है, तो ये बताएगा दैट इज यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर चीज, यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर चीज। अगर मैं चीज का कुछ भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, मतलब कोई आप क्वांटिटी मान लो एक्स क्वांटिटी है, तो उसके लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो ALC। ठीक है, ALC डिनोट कर रहे हैं, ऐसी ALW यूनिट लेबर। अच्छा, जब मैं लेबर बोल रहा हूं तो मैं लेबर आवर्स बोल रहा हूं, प्लीज क्लियर दैट। कभी भी किसी लेबर की बात नहीं होगी, लेबर आवर्स की बात होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू नहीं है, मैं जो नंबर ऑफ आवर्स या जितना घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ आवर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, रिक्वायरमेंट फॉर वाई। ओके, तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा, और जैसे कि ये टर्मिनोलॉजी माइंड में रखना, ये वाली प्रोडक्टिविटी मतलब लोअर यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट। ओके, समझ में आती है मेरी बात आपको? अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि लेबर यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, वी नो दैट वी हैव द लिमिटेड लेबर। ठीक है, तो ऐसा होगा जैसे मान लो मेरे पास एक लेबर है एल बार, वी हैव द एल बार, मतलब लेबर फिक्स्ड है, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और मैंने बोला कि एग्जाम्पल, इफ आई यूज ALC, मतलब ALC का मीनिंग क्या होता है, यूनिट लेबर आर रिक्वायरमेंट फॉर चीज। कोई एक मान लीजिए एक यूनिट ऑफ चीज, आप इसको एग्जांपल 1 यूनिट बोल दो, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ चीज एंड 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट, तो ALC है। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई QC से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट टोटल लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस चीज। ओके विद इट, टोटल लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस चीज। ओके, सिमिलरली, अच्छा इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी आपको। ओके, सिमिलरली ALW क्या डिनोट कर रहा था, ALW यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट फॉर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ वाइन। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई QW से कर दूंगा तो ये क्या एक्सप्लेन करेगा, दैट टोटल लेबर आवर्स भी कह सकते हो आप, मैं फिलहाल ये लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस की वाइन। ठीक है, और मैं फिलहाल 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरी समेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दैट टोटल लेबर रिक्वायरमेंट या लेबर आर रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमी, एंड दिस इज, ये रिक्वायरमेंट हो गई, एंड ये जो था दिस इज टोटल लेबर अवेलेबिलिटी, इसको थोड़ा दूर लिख देंगे हम लोग, दिस इज टोटल लेबर अवेलेबिलिटी। और हमें पता है कि जो यूज है और जो अवेलेबिलिटी है वो इस तरीके से जो है लिखी जाएगी। और ये जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इधर, ये वाला, या इसको
तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, तो ऐसा करके लिख लेते हैं। परफेक्ट है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? दैट दिस इज व्हाट में साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको हम। है, ये यहाँ लिख देते हैं। और इसको ना हम नाम लिख देते हैं, दैट इज लेबर कंस्ट्रेंट। लेबर कंस्ट्रेंट। ओके, बताइए क्या दिक्कत है यहाँ तक आपको? समझ में आ गई मेरी बात है? अब इससे में हमें इसको ही मिला के एक डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। बढ़िया सा डायग्राम बनेगा। हम लोग इधर बनाते हैं अच्छा सा डायग्राम। ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे हमने रखा क्वांटिटी ऑफ वाइन, यहाँ पे हमने रखा क्वांटिटी ऑफ चीज। ठीक है। और जनरल हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है, अगर आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है ये। मतलब इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, ए एल सी क्यू सी प्लस ए एल डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एल बार, है ना। एल बार यहाँ पे लेबर सप्लाई हो गई, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, और बाकी चीजें मैंने लिख दी। अगर आप देखोगे जनरली इन केस अगर आप डिफरेंशिएट भी करते हो तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, दैट यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन, मतलब व्हाट इज द स्लोप हियर। स्लोप लिखने का तरीका ऐसा होगा कि अगर पूछता है कुछ स्लोप, तो स्लोप का रिटर्न फॉर्मूला होता है दैट डी क्यू सी बाय, नहीं, स्लोप की बात करें तो डी क्यू डब्ल्यू बाय डी क्यू सी। ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स होता है ना, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस का चेंज वो। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो इट इज रिटर्न एज, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू, तो दिस इज द स्लोप। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था तो ये इनवर्स, ऑब्वियसली बात है इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आया, और माइनस साइन एक्सप्लेन दैट इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, और इसको हम नाम क्या देंगे? दैट इज दिस इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और कर्व भी आप कह सकते हो पीपीएफ और पीपीसी, फ्रंटियर। ओके, so this is basically the interesting understanding that you basically check this class. Okay, तो रिकॉर्ड एंड मॉडल, ओके, ये वाला हो गया, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखना, मतलब ये इसका स्लोप हो गया। ओके, अच्छा, लिखने का तरीका अगर आप देखें, जैसे अगर ये वाला पॉइंट आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू जीरो है, जनरली क्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो क्यू सी की वैल्यू है दैट इज रिटन एज एल बार अपॉन में ए एल सी। ठीक है, क्यू सी की जो वैल्यू है अगर आप देखें तो इधर ये क्यू डब्ल्यू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो क्यू सी इज रिटन एज एल बार अपॉन में ए एल सी। सिमिलरली अगर आप इधर के देखें तो दिस इज रिटन एज क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एल बार अपॉन में ए एल डब्ल्यू। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें आपको बढ़िया से? अब ना यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चल लेता हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, लेट अस सपोज एक एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक टोटल लेबर सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल लेबर सप्लाई वो है 1000, दैट इज 1000। लिखने का तरीका प्लीज रिमेंबर दैट 1000 आवर्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेबर आवर्स होगा, लेबर के कितने घंटे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें व्हाट अबाउट द ए एल सी, दैट यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट, है ना। और मान लीजिए चीज है, ठीक है, चीज की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो दे रखा है यहाँ पे 1,
और ALW दे रखा है मुझे यहाँ पे 2, ठीक है, और ये मान लीजिए L बार है, रिटर्न क्लियर फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं आपसे PPF की बात करता हूँ तो PPF कैसे लिखोगे आप? फॉर्मूला होता है ALCQC प्लस का ALWQW इज लेस देन और इक्वल टू L बार। तो ये हो गया आपका QC प्लस का 2QW इज लेस देन और इक्वल्स टू 1000। और अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हो मेरे साथ में, ठीक है, ये हो गया हमारा QW, ये हो गया हमारा QC, ओके, इधर, और ये लाइन हो गई हमारे पास में। अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो QC की वैल्यू यहाँ पे 1000 है इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर QW की वैल्यू 500 है ना। वैल्यूज अगर आप देखें, अगर आप कोई स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है ALC अपॉन में ALW। ALC कितना है 1, तो इट इज रिटन एज 1 अपॉन में 2। अच्छा, स्लोप हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड बताता है इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ये बात क्या बोला मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्लोप होता है इट सजेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड। लिखने का यहाँ पे कहीं पर लिख भी लो, एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग कर लो। Slope is equals to that opportunity cost of one good in terms of other good, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग रखिए। ये जो नोट्स में आपके लिए लिख रहा हूँ ये पोर्टल पे भी एज इट इज अपलोड हो जाएंगे, बट आप भी मेरे साथ में बना के रखिए, बना के चलिए, ठीक है। अच्छा, एंडिंग पॉइंट्स क्लियर होगा आप लोगों को। तो अच्छा, अब बात आती है कि सर व्हाट सजेस्ट दिस लाइन, ये लाइन आपको बताती है कि you can basically produce any amount of wine and any amount of cheese, बट आपका यूनिट जो आपका लेबर अवेलेबिलिटी है वो 1000 रहेगा, ठीक है। तो ये एक आप लोग अपने माइंड में रखना। अब एक टर्म जैसे कि मैंने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब अगर हम लिख के देखें दैट हाउ यू राइट दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया था आपको, that if you use your labor to producing any commodity or any good, then what amount you have to sacrifice, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, अब ऐसे समझो, ALC बता रहा था कि यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। एक यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए तुम्हें एक लेबर चाहिए, यानी 1 किलो चीज बनाने, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलो चीज बनाने की तुम्हें एक लेबर चाहिए, एक लेबर आर चाहिए, और टोटल 1000 लेबर आर है। और यहीं पर ही लिखा हुआ है एक यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए या एक मेजरमेंट ऑफ वाइन बनाने के लिए हमें 2 लेबर चाहिए। तो टेक्निकली अभी आप यहाँ पे यूनिट्स की तरफ देख रहे हो, मेजरमेंट्स की तरफ देख रहे हो कि वो एक यूनिट ऑफ चीज के लिए एक लेबर था और यहाँ पे एक यूनिट वाइन के लिए 2 लेबर है। तो व्हाट इज एक्सपेंसिव, हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसिव क्या चीज है, क्या चीज हम लोग, या आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में समझ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जैसे ये चीज को पाउंड के सेंस में कहते हैं मेजरमेंट में, ठीक है, और वाइन को गैलोन के टर्म में बोलेंगे, ठीक है, मतलब चीज को हम ग्राम्स में बोलेंगे, है ना। वाइन को हम लीटर्स या एमएल में बोलेंगे, एमएल में बोलेंगे, लीटर में तो चलेगा नहीं वो, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज। अगर मैं चीज की बात करता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज, तो चीज में दैट 1 पाउंड ऑफ चीज, अगर 1 पाउंड ऑफ चीज बना रहा हूं तो एक लेबर को यूज कर रहा हूं। 1 यूनिट ऑफ वाइन बना रहा हूं तो 2 लेबर को यूज कर रहा हूं, 2 लेबर को। तो जो 2 लेबर में से अगर एक लेबर चीज बनाने चलेगी तो वाइन कितना बनेगा? क्या 1 यूनिट ऑफ वाइन बनेगा? नो, कितना यूनिट बनेगा? हाफ यूनिट ऑफ वाइन, मतलब क्योंकि वो गैलॉन है तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा हाफ गैलॉन ऑफ वाइन। ओके विद इट, मतलब आप एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को 1 घंटे में करते हो, एक सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट के एक चैप्टर को 2 घंटे में करते हो, ठीक है। तो अगर आपने 1 घंटा इस चैप्टर को खत्म करने में लगाया और आपके पास टोटल 2 ही घंटे थे, तो उस चैप्टर को खत्म करने में कितने घंटे लगाओगे? ऑब्वियस बात है। और
और जनरली अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो 1 घंटे में कितना खत्म करोगे? आधा चैप्टर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? वो 2:1 वाला केस। सिमिलरली अगर आप वाइन की बात करते हो, लिखने का तरीका that 1 gallon of wine is equal to 2 pounds of cheese। जैसे 2 यूनिट लेबर लग रही थी या लेबर के 2 घंटे लग रहे थे 1 गैलन ऑफ वाइन को बनाने में। अब मान लीजिए आपने वाइन नहीं बनाया, तो अगर आपने वाइन नहीं बनाया तो आपको 2 घंटे कहाँ पे लगेंगे? चीज बनाने में। और जब चीज बनाने में लगेंगे तो 1 घंटे में एक एक यूनिट ऑफ चीज बन रहा था, आप 2 घंटे लगा रहे हो तो आपको 2 यूनिट ऑफ चीज बनेगा या 2 पाउंड ऑफ चीज। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट भी था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट और इसको लिखने का तरीका। ठीक है। ओके। और तो कुछ मेरे ख्याल से है नहीं। अब एक कंसेप्ट इसमें हम लोग ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। एक चीज हम लोग इसमें ऐड ऑन करते हैं दैट फ्रॉम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज टू एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब एक तो ये बात होती है कि हम कितना बना सकते हैं, एक ये बात होती है हम कितना बना रहे हैं, हाउ 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 मच वी कैन प्रोड्यूस हो एंड हाउ मच वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग। अच्छा, हाउ मच वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ मच द अमाउंट वी गेट आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट। अगर हम लोग चीज बना रहे हैं तो चीज मार्केट में कितने का बिक रहा है जिससे हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि वेजेस भी तो है यहाँ पे। क्योंकि अभी तो हमने प्रोडक्शन साइड देखा है, अब हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू साइड भी देखेंगे। तो एक हेडिंग यहाँ पे क्लियर करना है। अब नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ में दैट इसी की साथ में कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग। दैट इज फ्रॉम प्रोडक्शन टू या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज टू एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, क्योंकि देखिए जो पीपीएफ होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो शो करता है कि हम कितना प्रोड्यूस, मतलब क्या और कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताता कि हम हाउ मच या फिर क्यों हम किसी को कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो एक्चुअली हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमी में, वी नो दैट के जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है हमेशा इज डिपेंड्स ऑन या ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिलेटिव प्राइजेस, ठीक है, रिलेटिव प्राइजेस ऑफ गुड्स, relative prices of goods। Okay with it? relative prices of goods, ठीक है, relative prices of goods। क्योंकि देखिए फर्म प्रोडक्शन कर रही हैं, क्यों? बिकॉज उनका एक ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज देयर अर्निंग्स। और जो उनकी अर्निंग्स हैं ऑब्वियसली बात है उनकी अर्निंग का कुछ पोर्शन एज अ प्रॉफिट वो भी रखेंगे, लेकिन उसी अर्निंग में से वो अपने वर्कर्स को वेजेस भी देंगे। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड उस कमोडिटी को बनाने वाले लेबर या लेबर्स की वेजेस। जैसे आईफोन है, अब आईफोन इतना महंगे होने की रीजन एक ये भी तो है कि उसको बनाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी इनकम तो मतलब वो ज्यादा लेते हैं। अब एप्पल वालों ने एक बैग निकाला था, छोटा सा बैग, और वो ऊन ऊन वाला मतलब वूल वुलन वाला, तो वो हमारे यहाँ पे जो दादी नानी होती है वो ऐवी बना बना के रखती है जिसको हम देखते भी नहीं थे। अब तो चलो वो जमाना खत्म था हो गया, लेकिन वो हमारी दादी दादी नानी जो बनाती रहती थी बुनती रहती थी वो, ठीक है, पता होगा आपको। नहीं, ध्यान भी नहीं देते थे हम लोग, छोड़ो कौन ले ये सब चीजें। और जैसे एप्पल ने निकाला वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो कितना महंगा निकाला था, और इसलिए मीम्स भी काफी बने, ठीक है। तो मैं वो एक चीज बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इकोनॉमिक, तो पॉइंट ये था जो ये बात मैंने बताई है कि वो इसलिए इतना महंगा था क्योंकि उसको बनाने के लिए भी उन्होंने वर्ल्ड की टॉप स्टिचिंग कंपनी को
जो है हायर किया था, मैंने शायद पढ़ा था कहीं पर। वो कंपनी बहुत हाई लेवल है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनकी जो सिलाई है या जो वो बुनते हैं, वो लेने वो बुनाई कर रहे हैं, वो भी बड़ी बारीक है। ठीक है, बहरहाल वो एक्स्ट्रा बातें हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं करना। देखिएगा मेरे साथ में, दैट फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज earnings and workers aim to maximize wages। ठीक है, तो ये आप एक अंडरस्टैंडिंग रखना। अच्छा, इसी बात के लिए कुछ assumptions हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे 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 हमारी इकोनॉमी के अंदर एक ही लेबर होगी, मतलब वो एक ही इनपुट होगा, दैट इज द लेबर। और जो वो लेबर होगी वो होमोजीनियस होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कोई अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो इसी पर्टिकुलर लेबर को आती है, या वाइन के लिए अलग, जो कि हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। और जो लेबर और परफेक्टली मोबाइल भी होगी, और वर्कर जो है किसी भी इंडस्ट्री को चूज करने के लिए वेजिस का सहारा लेंगे। मतलब मुझे, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता, या मैं हिंदी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाता? वाई बेसिकली वी टीच इकोनॉमिक्स, या मैं क्यों इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द इनकम। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बात सच भी है कि मार्केट में इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स की जानकारी वाले लोग थोड़े से कम है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। अब तुम ये किसी सिंपल ग्रेजुएट से पढ़ोगे तो इतना एक्सप्लेन कर पाएगा। तो कुछ assumptions हैं, दैट इज सम assumptions, लिखिएगा मेरे साथ में, दैट assumptions। नंबर वन, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला, ठीक है, लेबर अकेली फैक्टर प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अगला लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, दैट लेबर इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन इंडस्ट्रीज। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अच्छा एक चीज और है, विद इन द कंट्री, नॉट आउट 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 ऑफ द कंट्री। ठीक है, विद इन अ कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंट्री से बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, वर्कर्स चूज द इंडस्ट्री दैट ऑफर दैट ऑफर हायर रियल वेजेस, हायर रियल वेजेस। ओके, हायर रियल वेजेस। अब एक कंसेप्ट आप समझिएगा। देखिए, हम ये बात कर रहे थे, जैसे 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 हमें पता है कि हम लोग न्यो क्लासिकल थ्योरी फॉलो कर रहे हैं। पहले आप समझ लो ना, फिर मैं लिखूंगा। हमें पता है कि हम लोग न्यो क्लासिकल थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे टर्म हम यूज कर चुके हैं, रियल वेजेस और वेजेस। रियल वेजेस तो हमने क्लासिकल्स की वजह से लिख दिया, वेजेस की बात करो तो क्या ये मैटर नहीं करता हाउ टू वेज डिटरमाइन? तो अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये चीज, जैसे मैं हेडिंग देता हूँ, यहाँ हेडिंग क्या, शॉर्ट हेडिंग, दैट वेज डेटर्मिनेशन। ठीक है, अगर मैं वेज डेटरमाइन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, वेज डेटरमिनेशन। ठीक है, तो वेज डिटर्मिनेशन बेसिकली, अब मान लीजिए दो इंडस्ट्रीज है हमारे पास, जैसे मैंने बोला, एक है चीज इंडस्ट्री और एक है वाइन इंडस्ट्री। ठीक है, चीज इंडस्ट्री एंड वाइन इंडस्ट्री। अच्छा, एक बात मुझे पता है कि वी आर बेसिकली फॉलोइंग, एक अजम्पशन मैंने सबसे ऊपर मान ली थी,
मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गई? यहाँ भी नहीं थी। कहाँ थी? अच्छा, वो मैंने ओरली मतलब बोली थी, लिखी कहीं नहीं थी, है ना? अजम्पशन क्या ली थी मैंने, अगर आप याद करो, या मैंने क्या बताया था आपको कि ये नियो क्लासिकल है। नियो क्लासिकल मतलब परफेक्ट कंपटीशन है ना? और परफेक्ट कंपटीशन है क्योंकि हमारी मार्केट जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ पे जो वेज होगी वो वी एम पी एल के बेसिस पे डिफाइन होगी। कैसे डिफाइन होगी? वी एम पी एल के बेसिस पे। ओके, वी एम पी एल, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। याद है ये बात आपको? ठीक है, क्योंकि ये चीज इंडस्ट्री, तो हम चीज इंडस्ट्री की लेबर की बात कर रहे हैं, वेज भी हम चीज इंडस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज इंडस्ट्री की वेजेस है, वीएमपीएल, वीएमपीएल का मतलब प्राइस ऑफ द चीज इनटू एमपीएल ऑफ चीज। ओके विद इट? अच्छा, ऐसे ही ये बात कर लेते हैं हम लोग। वेज ऑफ वाइन इज इक्वल टू वी एम पी एल ऑफ वाइन। याद है आपको? परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे हम लोग लिखते थे, या क्लासिकल्स के अंदर ऐसे लिखते थे हम लोग। और वेज ऑफ वाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाइन इनटू एम पी एल डब्ल्यू। अब एक चीज मैं लिख रहा हूं, बट उसको तुम नोट चाहो तो कर लेना, बट मैं अपने नोट्स में मेंशन, मैं थोड़ा नीचे की तरह मेंशन करूंगा यहाँ पे। इस पे देके एक बॉक्स बनाऊंगा, एक चीज मैं मेंशन करता हूँ। देखिए, हम लोगों को पता है कि जो एमपीएल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेक्निकल दिमाग में रखना पहले। एमपीएल का फॉर्मूला होता है दैट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, ऐसे कुछ होता है। अब इसको तुम लिख सकते हो वन अपॉन में चेंज इन लेबर, लेबर अपॉन में चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। मतलब टीपी को अपॉन के भी अपॉन कर दिया है ना, ऐसा कर सकते हो। अब अंडरस्टैंडिंग है सारी, ये लिखा है आपका वन अपॉन में चेंज इन एल अपॉन में चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। अब तुम जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि अगर हम अपनी, देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होता है वो हमेशा वन यूनिट होता है। मैथमेटिक्स का रूल है ये। अभी आप फिलहाल इसको देखो, आप वन अपॉन में देखो, अभी आप फिलहाल इसको देखो। चेंज इन एल अपॉन में चेंज इन टीपी, चेंज इन लेबर अपॉन में चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? दैट चेंज इन लेबर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं रिपीट करूं अपने वर्ड्स को, चेंज इन लेबर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। एम आई राइट हेयर? तो एक्चुअली में चेंज इन लेबर का मतलब हो गया दैट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ चीज, क्योंकि जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट चीज फिलहाल। एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है? तो क्या तुम इसको वन अपॉन में ए एल सी नहीं लिख सकते? आप कहते हो हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? आप डेफिनेशन क्लियर करो। एएलसी की डेफिनेशन क्या थी? वन, वो यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ चीज। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ चीज। और ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ चीज। यानी अगर मैं अपना एक यूनिट ऑफ चीज की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे कितनी लेबर को और चेंज करना पड़ेगा? जो डिनोमिनेटर में होता है उसका वन यूनिट होता है, ऊपर वाला टोटल यूनिट्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस मॉडल को पहले ऐसे लिखा और इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया, तो मुझे महसूस होता है यार ये तो ये बन गया। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं इसको वहां मेंशन नहीं करूंगा, इसको बॉक्स में रखूंगा। चाहो तो आप इसको बॉक्स में ऐसे रख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी सी इंटू वन अपॉन में ए एल सी, और पी डब्ल्यू इंटू वन अपॉन में ए एल डब्ल्यू। तो ये हो गया दिस अपॉन में, मतलब डब्ल्यू सी इज इक्वल टू पी सी अपॉन में ए एल सी, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डब्ल्यू अपॉन में ए एल डब्ल्यू। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई? तो ये मेरे वेजेस आ गए। अब हमारा एक कंसर्न क्या था अजम्पशन के तौर पे? ये वाला कंसर्न देखिएगा कि वर्कर चूज द इंडस्ट्री दैट ऑफर्स हायर रियल वेजेस। अब सोचो, अगर वर्कर्स इसी डिसीजन की वजह से इधर या उधर चले गए तो? एक लेबर चीज इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उसको वाइन इंडस्ट्री में हाई वेज मिलने लगी।
ये एक लेबर वाइन इंडस्ट्री में, तो उसे चीज इंडस्ट्री में हाई वेज मिलने लगी, तो वो तो इधर उधर जाएंगे। तो इस क्योंकि लेबर के लिए परफेक्टली मोबाइल है इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर होना। और और फर्म अफेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे एक ही इनपुट है, दैट इज द लेबर। तो वर्कर्स मूव टू द इंडस्ट्री दैट पेज हायर वेजेस, ठीक है। तो ये चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब कंटिन्यू लिखिएगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन डिसीजन रूल, लिखिएगा, पॉइंट है यहाँ पे, प्रोडक्शन डिसीजन रूल। ओके, प्रोडक्शन डिसीजन रूल, प्रोडक्शन डिसीजन रूल। पॉइंट इज दैट वर्कर्स मूव टू इंडस्ट्री दैट पेज हायर, दैट पेज हायर wages। So there are three possibilities, ठीक है, तीन प्रकार की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। नंबर वन पॉसिबिलिटी इज व्हाट, देखिए, टेक्निकली पहली पॉसिबिलिटी होगी कि वेज इन चीज इंडस्ट्री इज मोर देन वेज इन वाइन इंडस्ट्री, पहली पॉसिबिलिटी। ओके विद इट, इसका मतलब है कि पीसी अपॉन में एएलसी इज ग्रेटर देन पीडब्ल्यू अपॉन में एएलडब्ल्यू। इसका मतलब हो जाता है पीसी अपॉन में पीडब्ल्यू इज ग्रेटर देन एएलसी अपॉन में एएलडब्ल्यू। अब सोचिए, जो ये दैट इज व्हाट, ये वाला पोर्शन क्या है, पहले अब ये समझ, ये क्या है, ये है, देखिए, होता क्या है कि अगर तुमको कोई रूल, अगर तुम्हें रूल समझना है ना, तो देखना, जो ऊपर होता है वो हमेशा एड ऑन होता है, जो नीचे होता है वो हमेशा गोज ऑन होता है, मतलब गो आउट, एड ऑन, गो आउट, ठीक है। तो जो पीसी है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस, अगर आपने एक यूनिट ऑफ चीज बेची तो आपको पीसी मिलेगा। तो टेक्निकली दिस इज द रिलेटिव रेवेन्यू, मतलब मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तो दिस इज द रिलेटिव रेवेन्यू ऑफ चीज, ठीक है। और ये है क्योंकि क्योंकि ये सुलोक था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट है ना, तो ये रिलेटिव भी कह सकते हो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी, ये इसको ना एक काम करो, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ चीज। अब बोलो सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि एलसी क्या था, यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ चीज। एक यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए कितनी लेबर लग रही थी, वो कॉस्ट ही तो है। तो मुझे बताओ क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो इट इज बेनिफिशियल और नॉट के टू प्रोड्यूस मोर चीज एंड एक्सपोर्ट चीज टू अदर कंट्री। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन फॉर फर्म टू प्रोड्यूस चीज, so that this implies that only cheese is produced। अभी फिलहाल we are talking about home country and specialization and specialize in cheese production। ओके, सिमिलरली ये था हमारा केस नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन। सेकंड है ये इधर, ठीक है, वही सिमिलर पैटर्न। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो दिस इंप्लाइज दैट पीसी बाय पी डब्ल्यू इज लेस देन एएलसी बाय एएलडब्ल्यू। दिस इंप्लाइज दैट ओनली, वो तो वही, फिर वही स्टेटमेंट है, इज प्रोड्यूस एंड स्पेशलाइज वाइन प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सिचुएशन हम लोग रख लेंगे यहाँ पे, दैट इज WC इज इक्वल टू WW। तो इसका मतलब PC बाय PW इज इक्वल टू ALC बाय ALW। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई भी मतलब स्पेशलाइजेशन होगी? नो, देयर इज नो एनी स्पेशलाइजेशन, तो यू कैन से दैट नो स्पेशलाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस बोथ गुड्स। क्लियर? प्रोड्यूसेस बोथ गुड्स। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से रखिएगा, है ना? क्योंकि ये जनरली जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द रिलेटिव प्राइसेस एंड रिलेटिव सप्लाई। क्योंकि जब मैं बात कह रहा हूँ ना कि स्पेशलाइजेशन है, इसका मतलब रिलेटिव सप्लाई है। अभी वैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे रिलेटिव सप्लाई के बारे में डिटेल। अभी तो हम ग्राफ पे नहीं चल रहे, अभी तो हम थ्योरेटिकली चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जैसे जैसे यहाँ पे एक आपको प्राइस रेशियो, देखिए आपकी कंट्री, जनरली हमारी कंट्री सिर्फ चीज प्रोड्यूस करेगी, ये भी प्राइस रेशियो पे डिपेंड है। सिर्फ वाइन प्रोड्यूस करेगी, ये भी प्राइस रेशियो पे डिपेंड है। तो अगर प्राइस रेशियो लेस देन है तो वाइन प्रोड्यूस होगा, मतलब एग्जांपल के तौर पे प्राइस रेशियो ग्रेटर देन है तो चीज प्रोड्यूस होगा। प्राइस रेशियो बराबर है तो कुछ मतलब ये नहीं कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, दोनों चीजें प्रोड्यूस होंगी। इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज ऑर्डर की प्राइस रेशियो या प्राइसेस। ठीक है? मतलब ट्रेड की अगर हम आगे चल के बात करेंगे तो हम ट्रेड किस चीज में करना पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है ना? जैसे यहाँ पे हम लोग चीज में ट्रेड करना पसंद करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाइन में ट्रेड करेंगे, इधर हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं। ठीक है? तो कंसर्न समझ में आ गया मेरा आप लोगों को? तो इसको हम ऑर्डर की प्राइसेस के नाम से जानते हैं। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। कमिंग क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू टॉपिक, दैट इज टू कंट्री टू गुड फ्रेमवर्क। ठीक है? टू कंट्री टू गुड फ्रेमवर्क, दैट इज ट्रेड इन अ वन फैक्टर वर्ल्ड। क्योंकि अभी तक तो हमने जनरलाइज बात की थी। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।